नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग कक्षा 8वीं के विज्ञान का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे अध्याय का नाम क्या था? सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। इसमें हम कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में जान चुके थे। इसमें से हम कवक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि कवक को वृद्धि करने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जो कवक होती है कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उत्पन्न हो सकती है। अगर गर्म स्थान होगा और वहाँ पर नमी की कमी होगी तो ऐसे स्थानों पर कवक उत्पन्न नहीं होगी। इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। देखिए, हमें क्या लेना है? ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उस ब्रेड के टुकड़े को जो है 10 अलग अलग स्थानों पर हमको रखना है। उसके बाद में हम अवलोकन करेंगे कि कहाँ पर जो है कवक अच्छी तरीके से उत्पन्न हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है तथा कहाँ पर बिल्कुल भी कवक उत्पन्न नहीं हो रही है। पहली स्थिति में होगा ब्रेड का टुकड़ा खुले और प्रकाश भरे स्थान पर रखने पर। खुले और प्रकाश भरे स्थान पर रखने पर कवक यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, कवक उत्पन्न नहीं होगी, बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी कवक में। फिर है ब्रेड का टुकड़ा खुला और अंधेरे में, क्योंकि अंधकार में कवक वृद्धि कर सकती है, इसीलिए जो है यहाँ पर कवक में वृद्धि होगी लेकिन कम होगी। ठीक, उसके बाद ब्रेड का टुकड़ा सूखा, बंद और प्रकाश में। क्योंकि बंद है इसलिए जो वायुमंडल में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कवक की जो बीजाणुधानियाँ होती हैं इनके अंदर बीजाणु उपस्थित होते हैं। ये बीजाणु वायुमंडल में वायु के साथ तैरते रहते हैं तथा अलग अलग वस्तुओं पर जाकर जो मृत और सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर बैठते हैं तथा वहाँ पर कवक की वृद्धि करते हैं। अगर ब्रेड का जो टुकड़ा है सूखा है और बंद है ना, तो बंद होने पर वायुमंडल द्वारा उस पर जो कवक के बीजाणु हैं यानी स्पोर्स हैं वो पहुँच नहीं पाएंगे, जिस कारण वहाँ पर कवक की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ब्रेड का गीला टुकड़ा खुला और प्रकाश में। क्योंकि यहाँ प्रकाश में रखा हुआ है यह टुकड़ा किंतु खुला रखा है ना, तो यहाँ पर जो है कवक की वृद्धि होगी लेकिन कम होगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश में रखा है और प्रकाश में जो ऊष्मा होती है उसके कारण जो है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी ऊष्मा के कारण कवक कम मात्रा में वृद्धि करेगी। इसी के बीच में एक और बिंदु था बंद और अंधेरे में। बंद है तो स्पोर्स नहीं पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी कवक में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ब्रेड का गीला टुकड़ा खुला और अंधेरे में, खुला रखा है और अंधेरे में रखा है, तो यहाँ पर जो है अधिक वृद्धि होगी। खुला भी रखा है, अंधेरे में भी रखा है, मतलब उसको गीला भी है, नमी भी है, स्पोर्स भी प्राप्त हो रहा है तथा ऊष्मा भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो अधिक मात्रा में कवक वृद्धि करेगा। ब्रेड का गीला टुकड़ा बंद और प्रकाश में स्पोर्स नहीं मिलेंगे उसको, यानी कि बीजाणु नहीं मिलेंगे कवक के, तो यहाँ वृद्धि नहीं होगी। ब्रेड का गीला टुकड़ा बंद और अंधेरे में, यहाँ पर भी वृद्धि नहीं होगी। ब्रेड का टुकड़ा कवक लगे पदार्थों के साथ खुली थैली में, क्योंकि पहले से ही कवक लगे पदार्थ के साथ रखा है इसीलिए यहाँ वृद्धि होगी। कैसी होगी? अधिक, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर कवक उपस्थित है। ब्रेड का टुकड़ा कवक लगे पदार्थ के साथ बंद थैली में, यहाँ पर भी अधिक वृद्धि होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिनमें कवक वृद्धि करती है? एक तो कवक को अधिक वृद्धि यानी कि वृद्धि करने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको नमी चाहिए। गीला टुकड़ा था उसमें खुला होना चाहिए वो जो भी पदार्थ है जिसमें कवक लगेगी, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जो कवक के स्पोर्स यानी बीजाणु हैं वो वायु के साथ जो है सड़े गले पदार्थों पर बैठते हैं। साथ ही अंधेरे में यानी कि जहाँ पर ऊष्मा की कमी हो ऐसे स्थानों पर कवक अधिक मात्रा में वृद्धि करती है। और जो चौथा बिंदु है वो है अगर पहले से ही कवक युक्त पदार्थ के संपर्क में है कोई चीज़, तो उसमें भी कवक की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से 4 बिंदु हैं कवक के लिए: ऊष्मा की कमी, नमी और जो कवक के स्पोर्स हैं यानी बीजाणु हैं वो, और साथ ही पहले से उपस्थित कवक भी कवक को वृद्धि करने में सहायक होती है। ठीक है, आपने सुना या देखा होगा कि इडली, डोसा, जलेबी इत्यादि बनाने के लिए पहले आटे की घोल में तथा डबल रोटी आदि में आटे में एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ यीस्ट मिलाया जाता है, जिसे हम खमीर या तीर्ण के नाम से जानते हैं। खमीर एक कोशिक मृदोपजीवी कवक है। खमीर क्या है? एक प्रकार का कवक है जिसको हम क्या कहते हैं? यीस्ट भी कहते हैं, जो मृदा एवं वायु में उपस्थित रहता है और इसे शुष्क अवस्था में
पाउडर अथवा गोली के रूप में 4 वर्षों तक रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कवक होती है जब वृद्धि करती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसके कारण जो आटा, इडली, डोसा आदि का जो इडली, डोसा, जलेबी आदि का आटा है वो फूल जाता है और इस कारण जो भोज्य पदार्थ होता है वह स्पंजी बनता है। ठीक है, आइए आगे। ये जो यीस्ट है ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है। कभी कभी यीस्ट न डालने पर भी इडली डोसे के मिश्रण को कुछ घंटों के लिए रख देने से मिश्रण फूल जाता है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। पहला है, इडली, डोसे और डबल रोटी का आटा तैयार करने के लिए उसमें यीस्ट या खमीर मिलाना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि कवक को वृद्धि करने के लिए पहले से जो कवक है उसके स्पोर्स की आवश्यकता यानी बीजाणु की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए उसमें कुछ मात्रा में यीस्ट यानी पूर्व कवक या खमीर भी पूर्व कवक के रूप में उसमें मिलाना जरूरी होता है। कभी कभी यीस्ट न डालने पर भी मिश्रण क्यों फूल जाता है? कभी कभी यीस्ट नहीं डालते हैं तभी वायुमंडल में जो कवक के स्पोर्स यानी बीजाणु हैं वो भोज्य पदार्थों में पहुंच जाते हैं और जो मिश्रण होता है वह फूल जाता है। ठीक है, लेकिन वो मिश्रण हमारे लिए खाने लायक होगा या नहीं, क्योंकि कवक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हानिकारक कवक और एक होते हैं लाभदायक कवक। तो यीस्ट और खमीर आदि जो होते हैं वो खाद्य कवकों के अंतर्गत आते हैं। ये जो है हमारे लिए हानिकारक पदार्थ का निर्माण नहीं करते, तो इनको हम भोजन सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वतः ही जो मिश्रण फूल रहा है उसमें जो है आप उसको खाद्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो कवक वृद्धि कर रहा है वो हमारे भोजन के योग्य है या नहीं इस बात को जो है हम नहीं जानते। इसीलिए जो है हमको ऐसे ही मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए जो कि हमारे द्वारा कृत्रिम रूप से उसको किण्वित किया गया हो, यानी आटे को जो अपघटन कराया गया है, किण्वन कराया गया है, वो हमारे द्वारा डाले गए कवक यानी यीस्ट या खमीर के द्वारा जो है कराया गया हो। ठीक है, सभी कवक परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। सभी कवकों को वृद्धि करने के लिए किसी अन्य जीव के सही की या सड़े गले पदार्थों की या मृत पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कवक होते हैं उनके अंदर जो है स्वयं का भोज्य पदार्थ विकसित करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे कि शैवाल था, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल था, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं अपना भोजन बना सकती थी, लेकिन कवक ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या करते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों पर एंजाइम की सहायता से, एंजाइम कहाँ थे इनके, माइसीलियम के अंदर, तो एंजाइम की सहायता से अपघटन करके और अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कवक की सहायता से आटे को फुलाने का एक प्रयोग यहाँ दिया है। ये देखिए हमने 2 बराबर मात्रा में आटे की गोलियाँ ली हैं और इनके अंदर जो है हमने एक में जो पहला क वाली परख नली है उसके आटे के अंदर हमने खमीर को मिलाया है, जबकि ख वाली में खमीर को नहीं मिलाया है। ऊपर से हमने यहाँ पर जो है रुई की सहायता से इस परख नली को बंद कर दिया है। जब हम क परख नली में देखते हैं तो वहाँ का आटा जो है कुछ घंटों पश्चात जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है इसी प्रयोग को हम कुछ अलग ढंग से भी कर सकते हैं। क और ख दोनों परख नली में आटे की गोलियां लेंगे। इस आटे के अंदर दोनों में हम खमीर को मिलाएंगे। एक परख नली ख में हम सिर्फ आटा और खमीर लेंगे तथा क के अंदर आटा, खमीर तथा कुछ मात्रा में शक्कर को भी लेंगे। जब हम बात कुछ समय पश्चात देखेंगे तो जो ख परख नली है उसमें आटे में वृद्धि नहीं हुई है, किंतु क परख नली के आटे में वृद्धि हो गई है, यानी वो फूलना प्रारंभ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क परख नली में आटे के साथ जो हमने शक्कर डाली थी वह जो हमारा कवक है उसके भोजन का कार्य कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो यीस्ट है या कवक है उसको वृद्धि करने के लिए एक भोज्य पदार्थ की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब क्या कहते हैं हम लोग इडली डोसा का जो बैटर बनाते हैं उसमें कुछ मात्रा में हम लोग या तो शक्कर डालेंगे या फिर खाने वाला सोडा डालेंगे, तो वो सब क्या करते हैं वहाँ पे कवक के भोज्य पदार्थ का कार्य करते हैं। ठीक है, यीस्ट एक सजीव है, इसलिए इन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं।
यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। एक बार फिर से देख लेंगे कि यीस्ट जो होता है उसमें वो जो है शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। मतलब ये क्या हो गया हमारा? किण्वन की परिभाषा हो गई। इस किण्वन प्रक्रिया का प्रयोग इडली, डोसा, जलेबी, ब्रेड आदि के घोल तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड आटे के बीच में फंस जाती है, जिसके कारण आटा कैसा प्रतीत होता है? ऐसे फूला हुआ प्रतीत होता है। जब हम आटे को गर्म करते हैं, ठीक है, ये मान लो इतना आटा था और फूल के इतना हो गया, तो इसके बीच बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाएगी, जिसके कारण इसके बीच बीच में जहाँ पर गैस थी वहाँ छिद्र बन जाएंगे। इसी कारण जो किण्वित पदार्थ होते हैं वो बाद में स्पंजी हो जाते हैं। आटे को गर्म किया जाता है तब वह गर्म होकर बाहर निकल जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अब आप ब्रेड के स्पंजी और मुलायम होने का कारण समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए अब यह देखते हैं कि हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकल रही है, लेकिन यह निकल रही है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमने कुछ परखनलियाँ ली हैं। परखनली क, ख और ग, 3 परखनली ली हैं। परखनली क, ख और ग, तीनों के ऊपर एक एक गुब्बारे की सहायता से इनके मुख को बंद किया है, ठीक है। और साथ में क्या लिया है? कुछ मात्रा में यीस्ट ली है, शक्कर, गुड़ और फिनाफ्थलीन का क्षारीय घोल। हम लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि फिनाफ्थलीन क्या है? एक सूचक है। फिनाफ्थलीन क्या है? एक सूचक है। ये जो है अम्लीय पदार्थ के साथ फिनाफ्थलीन क्या करता है? अम्ल के साथ, जब अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? इसका रंग सामान्य रूप से फिनाफ्थलीन का होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। लेकिन जब अम्ल उपस्थित होता है तो गुलाबी से ये कैसा हो जाता है? सफ़ेद या रंगहीन, ठीक है। इसी के आधार पर हम जान सकते हैं कि जो फिनाफ्थलीन है जिस भी पदार्थ के साथ क्रिया कर रहा है वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अब यहाँ पर हम लोग जो है तीनों परखनली के अंदर क्रमशः निम्नलिखित कार्य करेंगे। 3 परखनली पर क्रमशः का, ख, ग लिख कर लेबल चिपका दें और पानी से थोड़ा भर दें। यहाँ देखिए हमने पानी को भर दिया है। परखनली का और खा के पानी में क्रमशः 2-2 चम्मच शक्कर और गुड़ का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दें। सभी में क्या किया है हमने? क और ख में, ग में नहीं डाला है ना, क और खा में 2-2 चम्मच शक्कर और गुड़ का छोटा टुकड़ा डाला है, क में भी और खा में भी, ठीक है। अब परखनली का में 1 चम्मच यीस्ट मिलाएं। किसमें हमने यीस्ट मिलाए हैं? यहाँ पर यीस्ट है, ठीक है। किसमें? का में। तीनों परखनली के मुंह पर एक एक फुग्गा कसकर बांध दे। देखो यहाँ पर शक्कर है, यहाँ पर भी मान लेते हैं शक्कर है, ठीक है। और यीस्ट कहाँ? इसमें शक्कर नहीं है और ना यीस्ट है, और यहाँ ख में यीस्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जो है हम कुछ समय पश्चात देखेंगे कि जो परखनली ग है, ठीक है, वहाँ पर वो जो गुब्बारा है वो अपनी पूर्व अवस्था में है। मतलब यहाँ किसी प्रकार की गैस का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो यहाँ यीस्ट है ना यीस्ट का भोज्य पदार्थ है, तो कोई भी गैस यहाँ पर उत्पन्न नहीं है। परखनली ख में देखेंगे, यहाँ पर कुछ मात्रा में आपको ये जो गुब्बारा है ये फूला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो गैस है वो कम उत्पन्न हुई है। कम उत्पन्न क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ जो पहले से वायु भरी हुई थी उसमें उपस्थित स्पोर्स, किसके स्पोर? जो यीस्ट के स्पोर्स थे या कवक के स्पोर्स थे, बस वही यहाँ पर क्रिया किए, हमने अलग से नहीं डाला है। जबकि परखनली क में देखिए यहाँ का गुब्बारा कितना ज़्यादा फूल गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो यीस्ट का भोजन है वो भी दिया है और साथ में क्या कहते हैं कृत्रिम रूप से यीस्ट को भी वहाँ पर पहुँचाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यह प्रयोग क्या बताता है कि अगर यीस्ट या कवक पहले से ही उपस्थित है, मतलब कवक को हमने कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराया है और उसको भोज्य पदार्थ भी दिया है, तो वो ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करती है तथा वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एक गैसीय पदार्थ उत्पन्न होता है। अब यह गैसीय पदार्थ क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो जो ये जो गैस निकली है यहाँ पर, इसमें फिनाफ्थलीन की भीगी हुई रुई को अगर हम डालते हैं तो आप पहले ये गा वाले में डालेंगे तो यहाँ पर इसका रंग कैसा रहता है? गुलाबी ही रहता है। कैसा रहता है?
गुलाबी रहता है, जिसके कारण जो है हम ये जान जाते हैं कि ये ग परख नली वाला जो पदार्थ है वो कैसा है, क्षारीय है। अगर ये सफ़ेद हो जाता तो पदार्थ कैसा होता, अम्लीय होता। तो यहाँ पर पदार्थ कैसा है, क्षारीय है। उसके पश्चात ख वाले को देखते हैं। ख वाले में जब हम फिनाफ्थलीन की भीगी रुई, हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे तीनों में, ऐसे एक धागे में रुई को लटका देंगे और उसको फिनाफ्थलीन में भिगो देंगे। किस में भिगोएंगे उसको, फिनाफ्थलीन में, ठीक है, जिसका रंग कैसा होगा, गुलाबी होगा। ग वाले में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है गैसीय पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। देखो मैं आपको बताती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में फिनाफ्थलीन की भीगी हुई रुई आप ले जाओगे तो वो जो है रंगहीन हो जाएगी। तो इसी से जो है हम इस प्रयोग को जो है देख सकते हैं कि जो ग वाला है उसमें जो है रुई के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनी है। ख वाले में जब ले जाएंगे तो कुछ मात्रा में रुई जो है हल्की गुलाबी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हल्की गुलाबी, ठीक है, जिसके कारण यह पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। जबकि जब क वाले में ले जाएंगे तो रुई कैसी हो जाएगी, रंगहीन। इसका अर्थ यह है कि यहाँ जो गैस बन रही है वो कौन सी है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति की होती है और फिनाफ्थलीन को गुलाबी रंग से कैसी कर देती है, सफ़ेद या रंगहीन कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक किस परख नली का फुग्गा फूला और क्यों? क का फूला क्योंकि यहाँ दोनों परिस्थितियाँ उपस्थित थी, जल की नमी भी थी, है ना, और साथ में यीस्ट भी उपस्थित था कृत्रिम रूप से, और शक्कर भी उपस्थित थी जो इस यीस्ट का भोज्य पदार्थ था। तो यीस्ट ने जो है पूर्ण रूप से जो है किण्वन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, वृद्धि प्रारंभ कर दी, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। दूसरा है किस परख नली का फुग्गा कम फूला? तो सबसे कम किसका फूला? गा वाले का। ना तो यहाँ यीस्ट थी ना यीस्ट का भोज्य पदार्थ था, तो वहाँ पर ये जो वायुमंडल की यीस्ट है वो भी वृद्धि नहीं कर सकी। अच्छा, यहाँ पे कम फूला पूछ रहा है, मतलब कि ये जो ख वाला है इसका फुग्गा जो है कम फूला था क्योंकि यहाँ पर जो है स्पोर्स कम मात्रा में थे। हमने कृत्रिम रूप से यीस्ट को नहीं डाला था, जो वायुमंडलीय स्पोर्स थे बस वही यहाँ पर वृद्धि कर रहे थे। किस परख नली के फुग्गे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? ग परख नली के फुग्गे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ना हमने शक्कर डाली कृत्रिम रूप से भोज्य पदार्थ के रूप में, और ना ही वहाँ पर स्पोर्स वृद्धि कर पाए क्योंकि उन्हें भोजन ही नहीं मिला, है ना। उसके बाद है इस प्रक्रिया का क्या नाम है? इस प्रक्रिया का क्या नाम है? देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़कर देखते हैं। ये प्रक्रिया है किण्वन। जब शर्करा को तोड़कर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है तो ये प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो इस प्रक्रिया का नाम हम क्या लिखेंगे? किण्वन। तो ये किण्वन की प्रक्रिया है। आशा है किण्वन की प्रक्रिया को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। आइए देखते हैं इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है। हमें पता है कि फुग्गों में कौन सी गैस भरी है, कौन सी गैस भरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 3 अलग अलग परख नलियों में फिनाफ्थलीन के क्षारीय विलयन से भीगी हुई रुई को ले जाते हैं। ठीक है, तो किस किस परख नली में फिर फिनाफ्थलीन के रंग में परिवर्तन होगा? किस में होगा? हमने देखा था क में और ख में। क में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल श्वेत हो जाएगी रुई, जबकि ख में हल्की गुलाबी हो जाएगी, और ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी है। आगे देखते हैं। अब हमें पता लगाना है कि आप जानते हैं कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब और बियर, सिरका आदि बनाया जाता है। कवकों के अन्य लाभ भी हैं। हमारे आसपास पाया जाने वाला कुकुरमुत्ता मशरूम, जिसे खुम्बी या फूटो के नाम से भी जाना जाता है, एक कवक है। इसमें खनिज प्रोटीन अधिक मात्रा में होने के कारण यह एक पौष्टिक पदार्थ है। कई दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलिन क्या होती है? एक प्रकार का प्रतिजैविक होती है। ये भी किससे बनाई जाती है? कवकों से ही बनाई जाती है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि कवक 2 प्रकार के होते हैं। ये जो खाने लायक कवक हैं और दवाइयों के लिए उपयोगी कवक हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं जो नम मौसम में विभिन्न वस्तुओं, खाद्य पदार्थों को सड़ा गला देते हैं
और रोग के कारक भी होते हैं। जैसे दांत नाम का जो रोग होता है, त्वचा रोग, यह कवक के कारण ही होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।